हेलो दोस्तों, आपके अपने हैं यूट्यूब चैनल राजप्रभा एकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। और आपके जितने भी व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप हैं उन पर शेयर करें ताकि वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके और वे इसका लाभ उठा सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीटेट 2011 के प्रीवियस पेपर को देखेंगे, जो प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 के लिए परीक्षा हुई थी। और इसके अंतर्गत हम हिंदी भाषा के कुल 30 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये परीक्षा जून 2011 में हुई थी और इसका आयोजन सीबीएसई करवाता है। तो चलिए हम सीधे प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न हमारा क्या है? निर्देश दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। प्रश्न हमारा क्या है कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? एकमात्र संसाधन है कि साध्य है कि साधन है या अनावश्यक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक साधन है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि प्रश्न हमारा है कि जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, जो हिंदी से इतर हैं, तो उनको हिंदी भाषा सीखने में कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मान लीजिए जैसे कि हम अगर हमारी भाषा मातृभाषा तेलुगु या तमिल नहीं है तो उसे सीखने में हमें कठिनाई का सामना करना पड़ता है कि नहीं। तो वैसे ही जिन लोगों की हिंदी नहीं है मातृभाषा, तो उनके लिए कठिनाई तो होगी ही। तो यही हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि तो चारों ऑप्शन देख लीजिए आप। ऑप्शन ए कह रहा है कि वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। ऑप्शन बी कह रहा है कि हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। ऑप्शन सी कह रहा है कि हिंदी बहुत कठिन भाषा है। और ऑप्शन डी कह रहा है प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कहानी सुनाने से क्या होता है? कहानी सुनाने से क्या होता है? बच्चे प्रसन्न होते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि बच्चे अनुशासित रहते हैं। और ऑप्शन डी कह रहा है कि बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो कहानी सुनाने से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हमारा कि बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। इसमें आपको बताना है कि बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि सबसे बेहतर है, सबसे अच्छी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपने अनुभवों को लिखना। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए सबसे बेहतर हो सकती है अपने अनुभवों को लिखना। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। बोलना कौशल में क्या महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो बोलना कौशल में सबसे महत्वपूर्ण है स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बोलना कौशल में सबसे महत्वपूर्ण है स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण। अगला प्रश्न, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? अनुकूल नहीं, प्रतिकूल है, मतलब नकारात्मक, सकारात्मक आंसर नहीं पूछता है। और सीटेट में सबसे मोस्ट यही है कि हमें सबसे पहले क्वेश्चन पे ही देखना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, हाँ पूछ रहा है या ना पूछ रहा है। क्योंकि इसमें इस तरह के प्रश्न आते हैं, चाहे वो पेडागोजी के हिंदी का हो या साइकोलॉजी का हो या इन्वायरमेंट का, कोई भी हो, ऐसे ही प्रश्न आते हैं कि जिनके उत्तर हमें प्रश्न में ही मिलते हैं, न कि कहीं बाहर से। और बाहर से अगर आप इसका उत्तर ढूंढने लगे तो शायद बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्रेजेंट ऑफ माइंड्स पे इसके आंसर रहते हैं, ताकि आप की मतलब सोचने की कैपेसिटी कहाँ तक है, कहाँ तक सोच सकते हैं। और इसमें अधिकतर देखिएगा कि विकल्प इतने लंबे लंबे होते हैं ना कि आदमी को पढ़ने में ही लगता है ना, अरे बाप रे बाप इतना बड़ा विकल्प है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए ऑप्शन ए पढ़ लिए, ऑप्शन बी पढ़ लिए, ऑप्शन सी जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा ऑप्शन ए आधा भूल गया कि हाँ हम ऑप्शन ए में पढ़े क्या थे। और इसकी वजह से आदमी क्या करता है कि जो क्वेश्चन 30 सेकंड 40 सेकंड में होना रहता है, पता चलता है 1 मिनट 1.5 मिनट लग जाते हैं। और इसकी वजह से या तो क्वेश्चन छूट जाते हैं या जल्दी जल्दी में हम गड़बड़ कर देते हैं। तो सबसे पहले आप एकाग्रचित होकर क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद में आंसर दीजिए। तो प्रश्न हमारा क्या है कि एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है, मतलब उसके विपरीत है, ऐसा मान लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न हमारा क्या था कि एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा कि व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। अगर हमारा यही क्वेश्चन ये होता है कि अनुकूल है, अगर मतलब सकारात्मक उत्तर पूछता, तो हमारा ये विकल्प गलत हो जाता है, क्योंकि व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा, ये गलत हो जाता। और हमारा प्रश्न है कि एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। तो इसका राइट आंसर यही होगा कि व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। अगला प्रश्न, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? बहुसांस्कृतिक का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कई भाषाओं के, जैसे मान लीजिए हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, गुजराती, मलयाली, तमिल, तेलुगु, मतलब कई सारे भाषाओं के बच्चे एक साथ आपकी कक्षा में, तो आप किसको सबसे ज़्यादा महत्व देंगे? एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? आपको बताना है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य इनमें से नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्णमाला को कंठस्थ कराना।
एक बात तो आप जान लीजिए कि जब भी ना सीटेट में, चाहे वो कोई भी ईवीएस हो, पेडागो, साइकोलॉजी हो या हिंदी हो, मतलब कोई भी, चाहे मैथ हो, किसी में भी अगर कंठस्थ करने की बात आ रही है और हमारा सकारात्मक उत्तर मांग रहा है, तो ये कंठस्थ शब्द कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये राइट आंसर कभी हो ही नहीं सकता है। तो हमारा प्रश्न क्या है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ कराना ये हमारा उद्देश्य नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन सही है कि स्पष्ट एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। ऑप्शन दूसरा क्या, ऑप्शन तीसरा का ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। ऑप्शन डी विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। ये सब भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, लेकिन वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ कराना ये हमारा नहीं है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा प्रश्न क्या पूछा है कि उद्देश्य नहीं है, तो वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ कराना यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? जैसे हम बच्चों को गृह कार्य देते हैं ना, होमवर्क, तो उसके बारे में कौन सा कथन इनमें से उचित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बोलना लिखना भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्रश्न है हमारा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चलिए प्रश्न एक बार और देख लेते हैं, कंफ्यूजन है थोड़ा सा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में, बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य कथन का चुनाव करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होती है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है कि असत्य कथन बताना है हमें। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन यही होगा कि बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक हो। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? आपको बताना है कि भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधी है। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधी है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। और चार कौशल कौन कौन से हैं? तो सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये हमारे भाषा के चार कौशल हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये हमारे भाषा के चार कौशल हैं। तो भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? तो भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? आप लोग देखते होंगे कि मतलब खास करके
प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर में अधिकतर पाठ में दिया रहता है कि कोई ना कोई चित्र दिया रहता है, जैसे पर्वत पहाड़, मतलब जिस टॉपिक वो क्या बोलते हैं, जो टॉपिक हमारा दिया रहता है उससे रिलेटेड इमेज रहता है, फोटो रहते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या होता है उन चित्रों का। तो इसका राइट आंसर होगा चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। प्रश्न हमारा क्या था कि पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है, तो चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कविता की पंक्ति पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न 106 से 111 में सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो चलिए कविता को पढ़ते हैं। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम। अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। और एक किसकी पंक्ति है, तो सोहनलाल द्विवेदी की। और इस तरह के प्रश्नों को हम सबसे पहले हल करने के लिए जो हमारी मतलब गद्य या पद्य जो भी दिए रहते हैं, सबसे पहले उसको हमें 1 या 2 बार पढ़ लेना चाहिए, और पढ़ने के बाद हमें क्वेश्चन को देखना चाहिए। इससे क्या होता है कि एक बार जब हम पढ़े रहते हैं तो हमें जब क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत हिंट्स मिल जाता है कि हाँ क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, और उसके बाद से अगर कन्फ्यूजन आ रहा है तो फिर हमें उस पैराग्राफ को फिर एक बार और पढ़ लेना चाहिए। तो चलिए हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है गहरी नींद में सोने का अर्थ है। गहरी नींद में सोने का क्या अर्थ है, तो गहरी नींद में सोने का अर्थ है, चारों ऑप्शन देख लीजिए। प्रश्न हमारा है कि गहरी नींद में सोने का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिंता युक्त होना। नहीं गलती, गहरी नींद में सोने का अर्थ पूछ रहा है ना, तो बेखबर होना। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वो गलती से निकल गया कि चिंता युक्त होना। गहरी नींद में सोने का अर्थ है बेखबर होना, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गहरी नींद में सोने का अर्थ है बेखबर होना। अगला प्रश्न, कभी लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा। कभी लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पतन की राह पर। कभी लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा, तो पतन की राह पर, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है। कविता के माध्यम से कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा कि कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है। कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है, ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए है श्लेष अलंकार, ऑप्शन बी है उपमा अलंकार, ऑप्शन सी है रूपक अलंकार,
और ऑप्शन डी है अनुप्रास अलंकार। तो अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुप्रास अलंकार। अतल अस्ताचल में तुम्हें जाने न दूंगा, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार होगा। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। इसमें कविता का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? हर्ष, कोलाहल, आकाश, जागृति। तो कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है ऑप्शन डी जागृति। कवि लोगों को जगाना चाहता है सत्य के मार्ग पर चलने के लिए, ना कि नीति से। अगला प्रश्न, इसके अंतर्गत एक गद्यांश दिया है और इसको पढ़ के आपको उत्तर देने हैं। मनु बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी, लेकिन एक जगह लिख दिया सफाई वगैरह की। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे। आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने लिखा, काटने की गति का हिस्सा लिखा जाए, मन में आए हुए विचार लिखे जाए, जो जो पढ़ा हो उसकी टिप्पणी लिखी जाए, वगैरह का उपयोग नहीं होना चाहिए। डायरी में वगैरह शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। जिसने जो पढ़ा हो वह लिखा जाए। ऐसा करने से पढ़ा हुआ कितना पच गया है यह मालूम हो जाएगा। जो बातें हुई हो वे लिखी जाए। मनु ने अपनी गलती का एहसास किया और डायरी विधा की पवित्रता को समझा। गांधी जी ने पुनः मनु से कहा, डायरी लिखना आसान कार्य नहीं है, यह इबादत करने जैसी विधा है। हमें शुद्ध व सच्चे रूप से प्रत्येक छोटी बड़ी घटना को निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए, चाहे कोई बात हमारे विरुद्ध ही क्यों न जा रही हो। इससे हमें सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होती है। ये कहाँ से लिया गया है? गांधी जी के रोचक संस्मरण से। अब जो ऊपर जो गद्यांश दिया है उसके अनुसार आपको उत्तर देने हैं। तो गद्यांश आप लोग रोक के पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद आंसर दीजिएगा। तो चलिए हम सीधे प्रश्न पे चलते हैं। तो मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ? मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था। मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ? तो उन्होंने अपनी डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई? गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई? तो इसका राइट आंसर होगा, वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं होती है, तो इसीलिए गांधी जी ने इस शब्द पे आपत्ति जताई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं होती है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गांधी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा? गांधी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा? तो इसका राइट आंसर होगा, दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए। गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा? क्योंकि दोनों में सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए। तो यही हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए। अगला प्रश्न, डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि डायरी लिखना किस लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर होगा, इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वयं मूल्यांकन भी करता है। डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें व्यक्ति
स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वयं मूल्यांकन भी करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वयं मूल्यांकन भी करता है। अगला प्रश्न, गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे? तो गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? आपको इसमें समास बताना है। तो प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 117 का कि प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न, पढ़ा हुआ कितना पच गया है का अर्थ है? पढ़ा हुआ कितना पच गया का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया है। पढ़ा हुआ कितना पच गया का अर्थ है कि पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया है। अगला प्रश्न, कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए। कार्य शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो कार्य शब्द का तद्भव रूप होगा काज। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कार्य शब्द का तद्भव रूप है काज। अगला प्रश्न, विचार में इक प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा। विचार में इक प्रत्यय लगाकर कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैचारिक। विचार शब्द में एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा वैचारिक। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और इसी तरह से हम 2011 से लेकर 2019 तक जितने भी यूपी टेट और सी टेट के प्रीवियस पेपर हुए हैं उन सबको हम सॉल्व करेंगे। तो आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे।